ये पूरा 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। प्रोटेस्ट, आतंकवादी हमले, बहुत सारी चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएं, हम सब दिखने वाले हैं। पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये पूरी बेल्ट जो पंजाब से शुरू होकर के हमारी कलकत्ता तक जाती है, ये पूरी बेल्ट, बिहार, कलकत्ता, यहाँ पे मुझे कोई आतंकवादी हमला होता हुआ नजर। अगर यूपी इलेक्शन की बात करी जाए, यहाँ पे किसके चांसेस है जीतने के? यूपी में अगेन योगी जी वापस सीएम बनेंगे। आने वाले समय में क्या कोई भारत पे वैश्विक संकट दिखाई पड़ता है? देखिए, अगर विश्व युद्ध को हम देख रहे हैं, जो लोग आज बातें कर रहे हैं, मैं उसको विश्व युद्ध नहीं मानती। विश्व युद्ध का मतलब होता है कि सब देशों का आपस में लड़ना। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या दिखता है? अगर ओवरऑल पूरे वैश्विक स्तर पर बात करूं तो मुझे इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं नजर आ रहा। तो क्या इंटरनेट बंद हो सकता है? हाँ, रक्तपात होने वाला है, बहुत बड़ा डेथ होने वाली है, बीमारी भी आएगी कोई कोरोना की तरह बड़ी, विश्व युद्ध में भी बहुत से लोग मरेंगे। आने वाला समय 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? किन को सावधान रहना चाहिए और किन की होने वाली है बल्ले बल्ले? हर राशि, मेष से लेके मीन तक के चिट्ठे, जो कच्चे चिट्ठे हैं, वो सब खुलने वाले हैं। अच्छा, वृषभ राशि के भाग्य के रास्ते खुलेंगे और वृषभ राशि को लाभ मिलेगा, यानी अभी तक जो उन्होंने कनेक्शंस बनाए थे, अब वो उनके फलीभूत होंगे। मिथुन राशि का भाग्य स्थान पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, तो अपने अच्छे कर्मों को अभी भी संभाल लो, अदरवाइज प्रॉब्लम आने वाली है। कन्या राशि का ये समय सच में बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपने शुरुआत में क्या कहा था कि किस राशि की बल्ले बल्ले होने वाली है। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगी तो मेष राशि थोड़ा सा सावधान हो जाए, कुंभ राशि थोड़ा सा सावधान हो जाए, और तुला राशि। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम भविष्यवाणियों के ऊपर बात करेंगे, प्रिडिक्शंस। जी हाँ, आने वाले समय में 6 महीने में, साल में क्या क्या होने वाला है, क्या ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, और भी क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आपदाएं आ सकती है, या फिर कोई बड़ा भूकंप, या फिर अर्थव्यवस्था गिरना, या फिर गोल्ड प्रिडिक्शंस, सारी बातों में आज चर्चा होने वाली है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे आप? जय श्री राधे, जय श्री राम। थैंक यू संदीप जी बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैम कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, फाइनली आप मेरे पॉडकास्ट में आ ही गए। मैं आपके पॉडकास्ट देखता था, मैं सोचता था कब आएंगे नितिशा मैम, कब आएंगे नितिशा मैम, अच्छा, क्योंकि thank you। प्रिडिक्शंस आपकी भी काफ़ी वायरल होती हैं। तो मैं चाहता हूँ जो जिनकी प्रिडिक्शन सच होती है वो मेरे चैनल पे ज़रूर आए। बेसिकली आज हम मैम प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे। आने वाले समय में हमें क्या क्या घटनाएं देखने को मिल सकती है, क्या ग्रह परिवर्तन, क्या ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इस समय को एक तरह से यूनिवर्स में एक यू टर्न को लेकर के चल रही हूँ, यानी ये एक एरा है जो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाली है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो देखिए, 60 साल के संवत्सर होते हैं, हर साल का एक संवत्सर राजा बनता है। जब वो 60 साल खत्म होने वाले होते हैं, तो जो अब जैसे रौद्र संवत्सर चल रहा है, तो वो लास्ट स्टेज तक हम पहुंच रहे हैं। ये वो समय है जो एरा को समाप्ति को दिखा रहा है। अगर हम भविष्यवाणी का भी पढ़ते हैं तो वो भी क्या कहता है कि 2025 से 2032 तक की एक युग की समाप्ति हो रही है, यानी कलयुग समाप्त हो रहा है। मैं इसको कलयुग नहीं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि कलयुग समाप्त हो रहा है या सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि एक एरा समाप्त होगी, यानी हम लोग और ज्यादा अपडेट होने वाले हैं। लेकिन ये जो अपडेट है, ये सफाई के जैसा है। अब जैसे अगर हम गंगा नदी या जमुना नदी की सफाई करें तो साफ पानी तो मिलेगा, लेकिन कितनी गंदगी भी निकलेगी। तो अब वो गंदगी निकल रही है। अब वो गंदगी में चाहे खूनपात हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे जानों का जाना हो, या प्रोटेस्ट होने हो, ये सब होके रहेंगे। तो ये आने वाला समय वर्ल्ड वार को लेकर के, प्रोटेस्ट को लेकर के, भारत की सरकार में बहुत बड़े चेंजेस, इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस, सब तरह के चेंजेस लेकर के आ रहा है। इसको अगर अच्छे से समझा जाए तो शनि है मीन राशि के आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र,
इसमें शनि और मीन राशि, गुरु, गुरु की राशि और जल तत्व की राशि, हमें 3 चीजें मिली। चौथी चीज हमें क्या मिल रही है? रेवती नक्षत्र, बुध का नक्षत्र। और संदीप जी, एक चीज को बहुत ध्यान से अगर समझा जाए, अगर आप साइंस में भी देखते हैं तो त्वचा बुध के अंडर में आती है, हमारी तंत्रिका पूरी जो है, वेन्स, वो सारी बुध के अंडर में आती है, और दिमाग भी बुध के अंडर में आता है। अभी तक इन तीनों का इलाज कहीं नहीं मिला है। ओके। आयुर्वेद भी अगर इसका इलाज करता है तो आयुर्वेद के लिए भी ये इलाज सबसे, हार्ट का इलाज हो रहा है, कैंसर का इलाज हो रहा है, क्या बुद्धि का इलाज हो रहा है? नहीं हो नहीं हो रहा। रहा। वो साइंस में सबसे टफ वो है। तो बुध को समझना बहुत जरूरी है ज्योतिष में भी। ये युवा प्लैनेट है, लेकिन ये कहीं पर भी बैठ सकता है। ये 1 से 9 नंबर के बिल्कुल बीचों बीच आता है, लेकिन सूर्य के साथ भी इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री इसके साथ, गुरु के साथ भी अच्छी है, इधर शुक्र, राहु और शनि के साथ भी अच्छी है। तो ये वो प्लेनेट है जिसके साथ बैठता है उसके साथ वैसा फल देने लग जाता है। ओके। तो बुध को समझना भी बहुत जरूरी है। अश्लेषा नक्षत्र। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? जुपिटर अतिचारी 2020 में हुए, फिर वो वापस मार्गी हुए, अब वो फिर अतिचारी। अभी अतिचारी 2 जून से जो हुए थे जुपिटर बहुत स्पेशल है अतिचारी। अतिचारी मतलब कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से डबल स्पीड में चल रहा है। अब जब अगर मैं अपनी स्पीड से डबल स्पीड में बोलूंगी या लिखूंगी तो गलती होनी स्वाभाविक है। जी बिल्कुल है। लेकिन इसी पीरियड में वो वक्री और मार्गी भी हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी वापस उसी राशि में लौट रहे हैं। तो हमने पिछले साल भी देखा 2025 में 3 राशि में गोचर, 2026 में भी 3 राशियों में गोचर, जबकि गुरु करते हैं 1 साल में 1 राशि में गोचर। तो स्पीड तेज है। और गुरु हैं क्या? प्रॉस्पेरिटी, विवाह, धर्म, शिक्षा। हमने इन चारों में ही आपने प्रॉब्लम्स को देखा है। एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आई, धर्म में हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो केस आया, राम मंदिर का जो आया, स्टूडेंट्स का सड़कों पे उतर आना, लड़कियों के विवाह में लड़कियों का ही लड़कों को मानना, तो ये सब गुरु, क्योंकि गुरु उसी के स्वामी। और प्रॉस्पेरिटी की बात की जाए तो आज हर इंसान दुखी है कर्ज से। हाँ बिल्कुल, लोन कोई की भी समस्या ऐसा नहीं बहुत है है। जो ये कह दे कि नहीं मेरे पे लोन नहीं है, चाहे वो गाड़ी का है, चाहे वो फोन का है, चाहे वो घर का है। ये सब गुरु है। अब गुरु की भी वो देखिए, गुरु अभी पुष्य नक्षत्र में पहुंचे, शनि के नक्षत्र में, जिसे सबसे शुभ नक्षत्र बोला गया। लेकिन इसी नक्षत्र में अगस्त में ग्रहण भी लग रहा है। हाँ, तो हम 2 ग्रहण है मैंने सुना है जी, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। जी। इसी नक्षत्र में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो हम शनि की एनर्जी को भी कैसे अच्छा मान सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ही दिन के बाद गुरु महाराज चेंज करेंगे बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में आना। उधर शनि रेवती नक्षत्र में, इधर ये अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में। यानी बुध यहाँ पर पूरी अपनी कमांड रख रहा है, चाहे गुरु के साथ चाहे शनि के साथ। अभी 27 जुलाई को सब कह रहे हैं कि शनि वक्री होने वाले हैं। जैसे ही शनि मार्गी होंगे दिसंबर में, उसके 1 दिन बाद 11 को वो मार्गी हो रहे हैं, 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जा रहे हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं? एक ग्रह वक्री हो रहा है, वो मार्गी होने जा रहा है, तो गुरु ने वो कार्यभार संभाल लिया कि अब मैं रेट्रोग्रेड हो रहा हूँ। तो ये पूरी जो कंडीशन बन रही है, ये एक तरह की क्लीनिंग सिस्टम है और जो एक्टिवेट हो चुका है। तो इस समय हम लोग बहुत खूनपात, रक्तपात बहुत देखने वाले, रक्तपात बहुत देखने वाली है आने वाले समय में। अगस्त जो ये ग्रहण लगेगा 12 अगस्त को पहला ग्रहण, उसके 15 दिन बाद पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण, मार्च में फिर 2 ग्रहण, ये पूरा 6 महीने का समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। प्रोटेस्ट, आतंकवादी हमले, बहुत सारी चीजें, प्राकृतिक आपदाएं, हम सब देखने वाले हैं। अच्छा जी, आपदाएं जो आपने नेचुरल डिजास्टर की बात करी, किस तरह के होने वाले? बड़े भूकंप का आना, ओके। बड़ी त्रासदी, बड़ा ज्वालामुखी फट जाना, बहुत सी सारी चीजें, जिसपे मैं बाढ़ को सबसे ज्यादा देखती हूँ। देखिए इस समय जो पंच तत्व हैं उसमें 2 तत्व बहुत एक्टिव है। एक अग्नि तत्व, क्योंकि जिस समय ग्रहण होगा मंगल मिथुन राशि में होंगे, ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है और इधर केतु सिंह राशि में होगा। तो जो ग्रहण है वो पाप कर्तरी में लग रहा है, एक तरफ मंगल एक तरफ केतु, बीच में ग्रहण, और ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और बुध एक साथ है, 4 ग्रह। तो हमें यहाँ पर जो पाप कर्तरी मिल रहा है, इट मीन्स अग्नि तत्व भी बहुत एक्टिवेट हो रहा है और एक जल तत्व, 2 तत्व बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं। संदीप जी एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं वो अप्सराओं से प्रेरित हो जाते हैं। इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा भेजता है, और सभी जो बड़े साधु हैं उनमें से कुछ साधुओं की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या है क्या? तपस्या अग्नि तत्व, अग्नि को बढ़ाना। तभी जो ज्यादा तपस्या करते हैं उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं, स्किन जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है, और आप देखेंगे कि जितने साधु संत हैं वो हमें ज्यादातर बुढ़े ही दिखते हैं। बिल्कुल। अप्सरा क्या है?
वो है अपसु यानी जल से बनी हुई, सबसे सुंदर। उनकी एज नहीं बढ़ती है, वो कभी मरती नहीं है, क्योंकि जल लिक्विड हर शेप में अपने फॉर्म को चेंज कर देता है। तभी जब वो उनसे प्रेरित होते हैं, उनको पसंद करने लगते हैं, तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है, क्योंकि अग्नि को कौन बुझा सकता है? जल। जल। तो यहाँ पे दो एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, जल एलिमेंट और अग्नि एलिमेंट। अग्नि यानी भूकंप का आना या ज्वालामुखी का फट जाना या आग। इस साल देखिए आग भी कितनी लगी, हर शहर में आपने आग, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री में, कभी फ्लैट्स रेस्टोरेंट। में। हाँ, ये न्यू ईयर के शुरुआत में ही मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे बोला था कि इस साल फैक्ट्रियों में आग सबसे ज्यादा लगेगी। हम्म, और जल तत्व यानी बाढ़ आना, बहुत बड़ी सुनामी टाइप का आना। और ये जितने भी समुद्र, गोवा है, केरल है, जहाँ पे समुद्र है साउथ इंडिया के करीब, यहाँ पे मुझे बाढ़ आने की भी पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में बादल का फटना ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए उत्तराखंड अभी मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा। लैंडस्लाइड तो अक्सर हो रही है हिमाचल हाँ। प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वहां नहीं नजर आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ है? साउथ इंडिया, जहाँ पे मुझे बाढ़ आते हुए दिख रही है, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये पूरी बेल्ट जो पंजाब से शुरू होकर के हमारी कैलकाटा तक जाती है, ये पूरी बेल्ट, बिहार, कैलकाटा, यहाँ पे मुझे कोई आतंकवादी हमला होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ओके। चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया, दोनों में ही आप प्राकृतिक त्रासदी या फिर आतंकवादी बड़ा हमला होते हुए देखेंगे, ओके। क्योंकि भारत की भी मंगल की महादशा चल रही है। आगे आने वाले समय में बीजेपी की भी आने वाली है और मोदी जी की भी। तो कंडीशन जहां हम देख पा रहे हैं वहां पे क्रिटिकल ही है, कुछ आसान नहीं हो रहा है। ओके। आने वाले समय में मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? देखिए मोदी जी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो मुझे अब 2027 में यूपी इलेक्शंस होंगे और उसके बाद 2029 में इलेक्शंस होंगे। मुझे अभी मोदी जी कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे। कार्यकाल पूरा करेंगे? कार्यकाल पूरा करेंगे। दोबारा मुझे ऐसा लगता है कि चौथी बार आने की उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, लेकिन उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी उनके मंगल में राहु भी लगेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रहा है। लेकिन अगर वो किंग नहीं तो किंग मेकर तो वो ही रहेंगे। अच्छा। तो वो अभी चाहे सामने है, फ्रंट पे खेले या बैक पे खेले, खेल तो वही रहेगा। अगर यूपी इलेक्शन की बात करी जाए यहाँ पे किसके चांसेस है जीतने के? मैं यूपी इलेक्शन में बहुत क्लियर बोल रही हूँ आपके साथ कि यूपी में अगेन योगी जी वापस सीएम बनेंगे। योगी जी सीएम बनेंगे? जी। लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर ये भी कह रहे हैं कि योगी जी सीएम बनेंगे लेकिन कुछ ही समय के लिए रहेंगे, उसके बाद वो सेंट्रल में आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? उनकी इस समय प्रमोशन का टाइम है। अच्छा, योगी उनकी जी शनि की 7.5 खत्म हो रही है और प्रमोशन एक तरह से बनती है। चाहे वो धर्म से आगे बढ़ जाए, चाहे वो राजनीति में आगे बढ़ जाए, तो प्रमोशन तो होनी है। चाहे वो केंद्र में आ जाए, चाहे वो एक बहुत बड़े मठ का वो कर दे, तो प्रमोशन के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। जैसा हमने अभी हाल फिलहाल में देखा, राम मंदिर में चोरी का केस आया, ऐसा कुछ टेम्पल्स वाली जगहों पे ऐसा कुछ और भी सुनने को मिल सकता है हमें? देखिए बद्रीनाथ से भी तो आया ना, हाँ, बद्रीनाथ से भी पीताम्बरा मंदिर जो नलखेड़ा, वहां से भी आई है सूचना, राम मंदिर से भी आई। मैं आपसे ये कहूंगी, ऐसा नहीं है कि चोरियां नहीं हो रही है, हो रही होंगी, लेकिन बहुत छोटे उस पे हो रही है जो इतनी हाईलाइट नहीं हुई। राम मंदिर की चोरी क्यों हाईलाइट हुई? क्योंकि वो बड़े उस पे, बड़े स्केल पे हुई बड़े है। स्केल, और उसमें बड़े नाम आने की संभावना बनती है। छोटे स्केल पे हर जगह कुछ ना कुछ करप्शन होता है। कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे करप्शन नहीं है तो सब जगह। अब वीआईपी टिकट भी तो एक करप्शन ही है। हाँ बिल्कुल है। नेताओं के लिए आम जनता को हटा देना, ये भी तो एक करप्शन ही है ना। ही है। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी गुरु अतिचारी होता है और सफाई करना शुरू करता है तो ये होना स्वाभाविक है। अब सफाई होने जा रही है, सफाई होने के लिए गलतियां तो सामने आएंगी ना, मैल तो निकलेगी। जब मैल निकलेगी तभी तो क्लैरिटी आएगी ना। तो ये वो समय है जब मैल निकल रही है, और ये सिर्फ संदीप जी समय 2026 या 2027 की बात नहीं है, ये क्रिटिकल है। लेकिन ये पूरा जो 2032 तक की एरा है, ये पूरा चेंजिंग का टाइम है, ये लॉन्ग पीरियड। कोई आज ऐसा नहीं कि मैं सोऊंगी और सुबह उठूंगी सब साफ हो चुका होगा। ये पूरा पीरियड 2032 तक पूरी तरह से सफाई हो रही है, धर्म की भी, राजनीति में भी, और प्रॉस्पेरिटी में भी, और ज्ञान में भी। ओके। मैं आगे भारत को तक्षशिला जैसे एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विश्व से सब बच्चे पढ़ने आते थे, उस कंडीशन में आगे भारत को देखती हुई नजर आ रही है कि मुझे लग रहा है कि भारत एक तरह से विश्व गुरु आगे जरूर बनेगा। एजुकेशन का एक हब जहाँ पे पूरे विदेश के बच्चे एजुकेशन को प्राप्त करने, जैसे कुछ सालों पहले होता था जब मुगल्स नहीं आए थे, वो कंडीशन फिर से बनेगी। और वो गुरु ने शुरू कर दिया। अभी नीट का एग्जाम,
ऐसा नहीं है कि बहुत से एग्जाम वो होते हैं, लेकिन नीट के एग्जाम में कितने बच्चों ने सुसाइड किया, बच्चों को आना पड़ा ना, सड़क पे उतरना पड़ा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने भविष्य को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो हमारा भविष्य यानी हमारे युवा आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके। तो वो ठीक हुआ। और आपके पॉडकास्ट से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये कोटा सिस्टम भी हटाया जाए, इससे हमारे बच्चों का ही नुकसान होता है, क्योंकि वो जो कोटा सिस्टम लगा था ना, तब लगा था जब उनको ज़रूरत थी उस जनजातियों को, उन लोगों को। आज उसकी ज़रूरत हमें नहीं लगता कि इतने लोग बेवकूफ़ या पढ़े लिखे नहीं है कि कोटे की ज़रूरत है। तो बच्चे के एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके। अपंग कोटा मुझे देखिए ठीक लगता है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, उसको ज़रूरत है, लेकिन एक नॉर्मल शरीर, चाहे वो किसी भी जनजाति से आता हो, आज जनजातियों को कोई वैल्यू नहीं देता, सब बराबर हो गए, तो वो हटना चाहिए। हाँ, जात पात तो वैसे रहना ही चाहिए, सब बराबर होना सब चाहिए। बराबर होना चाहिए। और जात पात क्यों, सब कश्यप ऋषि की संतानें हैं, असुर भी तो उनकी संतानें हैं, सर्प भी तो उनकी संतानें हैं। जब हम कश्यप ऋषि की संतान है तो जनजाति कैसी? बिल्कुल। सारा हिंदू, अगर मैं कहती हूँ अगर पूरा हिंदू अगर कश्यप ऋषि की संतान है तो फिर जनजाति किस बात की? और असुर, असुर में अगर मैं दूसरी कास्ट रिलीजियस को भी जोड़ूं तो वो भी तो कश्यप ऋषि की संतान ही आएंगे ना। तो फिर जनजाति, धर्म, ये सब बातें क्यों? इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये सब अभी बढ़ने वाला है। अभी देखेंगे धर्म इतने एक्टिवेट होंगे कि इन पे फालतू की लड़ाइयाँ होंगी। क्यों? क्योंकि गुरु इसमें भी सफाई करेंगे। जी जी। ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसको लेकर यूपी इलेक्शन में बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो कम नहीं होगी। नुकसान कैसा है? नुकसान ऐसा है कि लोगों का विश्वास डगमगाया है। लेकिन लोगों का विश्वास योगी जी से नहीं डगमगाया है। उनको लगता है कि वो धार्मिक है, वो ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन उनके हाथ में भी तो बहुत सारी चीजें नहीं है ना। कुछ चीजें उनके हाथ से भी तो बाहर है। हमें उनके बैक जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जनता अभी भी योगी जी पर विश्वास करती है और वो समझ रही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं यूपी में, अविमुक्तेश्वरानंद जी का बवाल उठना, यूपी में राम मंदिर का बवाल उठना, यूपी में ही दूसरी चीज़ों पे बवाल उठना क्यों हो रहा है यूपी इलेक्शन से पहले, इससे उनकी फैन फॉलोइंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो बढ़ रही है। ओके। योगी जी पीएम बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, मैंने सुने हैं मैं उनके तो वो। पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि योगी जी पीएम नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वैसी सॉलिड कुंडली क्या पोटेंशियल रखते नहीं है योगी जी पीएम बनने? पोटेंशियल पूरा रखते हैं। पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो मुझे मोदी जी से भी ज्यादा पोटेंशियल योगी जी में नजर आता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री तक अभी जा पाएंगे 2029 या आगे 5 सालों में। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या कोई नया राजनीतिक चेहरा हम देख सकते हैं आने वाले समय में जो एकदम उभर के आए? जी हाँ, देखने को मिलेगा, जो भाजपा से ही होगा। अच्छा, भाजपा से ही होगा? हाँ, अभी देखिए, अगर 2025 तक भाजपा 2026-25 में भाजपा हट जाती है तो हट जाती, क्योंकि जल तत्व में चल रहे हैं ना शनि। अब वो जाएंगे नीच राशि में, मेष राशि में, उसके बाद जाएंगे वो रोहिणी भेदन। रोहिणी भेदन का समय सबसे डिफिकल्ट होगा, जो 2030 के आसपास पड़ेगा, 29, 30, 31। उसके बाद वो जाएंगे कर्क राशि, जल तत्व की राशि में, जब वृषभ के बाद मिथुन में। तब मुझे लग रहा है जब जल तत्व राशि कर्क राशि में वो 2.5 साल के लिए जाएंगे, तब भाजपा चेंज होगी। अच्छा। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी भाजपा की सरकार ही रहने वाली है, मुझे ऐसा ही लगता है। 2029 तक? 29 भी, और 34-35 तक रहेगी। मुझे उसके बाद की चेंजेस नजर आ रहे हैं। ओके। क्योंकि रोहिणी भेदन अगर वृषभ राशि में वो रहेंगे 31 तक, तो 32-33 मिथुन राशि, और 34-35 में वो जाएंगे कर्क राशि में, अब जल तत्व की राशि। आने वाले समय में क्या कोई भारत पे वैश्विक संकट दिखाई पड़ता है? देखिए, अगर विश्व युद्ध को हम देख रहे हैं, जो लोग आज बातें कर रहे हैं, मैं उसको विश्व युद्ध नहीं मानती। विश्व युद्ध का मतलब होता है कि सब देशों का आपस में लड़ना। अभी हम वो कंडीशन नहीं देख रहे, 2-2 देश करके लड़ रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रियां बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती हुई धीरे धीरे नजर आ रही हैं। ये संदीप जी ऐसा युद्ध नहीं है कि 8 महीने चला महाभारत की तरह समाप्त, ऐसा नहीं होगा। ये छोटे छोटे फेजेस में आएगा, जो 2032 तक, लगभग 30-31 तक तो रहेगा, जब तक रोहिणी भेदन नहीं हो जाता। तो ये फेजेस हैं छोटे छोटे। अब जैसे मंगल है जो शत्रु प्लैनेट है, जो सेनापति प्लैनेट है, केतु हो गए, ग्रहण हो गए, ये
बीच बीच के फेजेस में आएगा। अभी ग्रहण लगेगा तो कंडीशन फिर बनेगी, ग्रहण के बाद मंगल जाएंगे कर्क राशि में, नीचे हो जाएंगे, फिर सिंह राशि में केतु के साथ, फिर वो कंडीशन बनेगी, राहु को भी देखेंगे। तो ये फेजेस में आएगा। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और क्रिटिकल चीजें मंगल बढ़ाएंगे। तो ये फेजेस में मैं इसको विश्व युद्ध नहीं कहूंगी। विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत भी होगा, जिसमें और कंट्रीज भी होंगी। वर्ल्ड वॉर हो सकता है। वर्ल्ड वॉर होने की पूरी संभावना है। अगेन जब शनि वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेगा, वो कंडीशन, क्योंकि आप दशरथ कृत अगर शनि स्त्रोत पढ़ा है या सुना है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब दशरथ जी ने कहा कि अपनी 3 दृष्टियां ऐसे मत करिए क्योंकि सब परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने बहुत क्लियर किया था कि जब मैं रोहिणी भेदन करूंगा तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। और 3 दृष्टियां मेरी रहेंगी, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली दृष्टि तीसरी है। तीसरी यानी आपका करेज, आपकी हिम्मत, आपके एफर्ट्स, आप कितनी वर्किंग स्टाइल आपकी कितनी बेसिक, कितनी अच्छी है। दूसरा 7वीं दृष्टि, यानी आप अपने पार्टनरशिप, अपने पार्टनर, अपने विरोधियों के साथ कैसे चल रहे हैं। 10वीं दृष्टि यानी आपका कर्म कैसा है। तो अगर हम उनकी तीनों दृष्टियों को समझ जाए तो तीनों दृष्टियां बुरी नहीं है, बट वो हमें लेसन देती हैं। एग्जाम्पल कि जैसे अगर शनि ने हमारे से बोला कि मेरी तीसरी दृष्टि धन भाव पे गई है, तो तुम्हें धन को कैसे संभालना आना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजर कहेगा आपका धन बहुत खर्चा होगा, आपके पास धन जुड़ेगा नहीं, बैंक बैलेंस कमजोर रहेगा। पैसा तो रहेगा लेकिन प्रॉपर्टी में, गोल्ड में पैसा, लिक्विड मनी नहीं रहेगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर आप धन को वैल्यू करना शुरू कर दो, अपने परिवार की वैल्यू करना शुरू कर दो, सेकंड हाउस कुटुंब भी है, तो वो धन आपका टिकने भी लग जाएगा। यानी हमें बहुत सोच समझ के मैनेजमेंट के साथ पैसे को खर्च करना है। तो शनि हमें सिखाने आते हैं, उनकी दृष्टियां भी हमें सिखानी आती हैं। तो वो बोलते हैं कि सीखो, टीचर हूँ मैं, थोड़ा हार्ड हूँ, थोड़ा रफ एंड टफ हूँ, लेकिन टीचर हूँ। अगर आप मेरे को समझ जाओगे तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे। गुरु जो टीचर है ना, वो पिटाई नहीं करते, वो प्यार से सिखाते हैं, लेकिन उनके साथ एक चीज़ है डिसिप्लिन। शनि के साथ डिसिप्लिन भी है और थोड़ा सा वो दंड भी देते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, उनके हाथ में पाश है, यमराज के भाई हैं, तो वो थोड़ा दंड भी देते हैं। गुरु दंड नहीं देते हैं। लेकिन संदीप जी, मैं सच बता रही हूँ, इतनी हजारों कुंडलियां, जहाँ आज मैं कहूँ कि मैं कुछ हजार तो देख ही चुकी हूँगी, मैंने गुरु की महादशा में भी लोगों को बहुत परेशान देखा है। यानी अगर आपके ऊपर गुरु श्राप है, या गुरु से संबंधित आपके कर्म गलत है, या गुरु ऐसी कंडीशन नक्षत्र में फंस गया है ऐसे प्लैनेट्स के साथ, तो गुरु की महादशा भी लोगों की बुरी जाती है। आपने अभी कहा शनि यमराज के भाई है? हाँ, सूर्यपुत्र है ना। यमराज और यमुना जी भी सूर्यपुत्र है। मैं तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ शनि के बारे में। नहीं, शनि भी यमराज जी के ही भाई है, सूर्यपुत्र है ना। अच्छा। हाँ जी, सूर्यपुत्र है वो। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या दिखता है? देखिए, अगर ओवरऑल पूरे वैश्विक स्तर पर बात करूं तो मुझे इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात करूं तो अगर विश्व युद्ध होगा, समुद्र, क्योंकि 2 बड़े प्लैनेट जल में बैठे हैं, शनि और गुरु, दोनों ही बड़े प्लैनेट्स हैं, और अगर समुद्र में युद्ध होता है तो समुद्र के नीचे कितने पाइपलाइंस है आप जानते हैं। चाहे हमारा पूरा सर्वर हो, चाहे बहुत सी चीजें, अगर इंटरनेट भी समुद्र से ही चलता है, तो क्या इंटरनेट बंद हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये कंडीशन बनेगी। जो भविष्य मालिका में एक लाइन दी गई है ना, 7 दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा। हाँ, इट्स नॉट अंधेरा हो जाएगा कि सूर्य उगेगा नहीं, अंधेरा होना यानी सर्वर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगे। अच्छा, उसको अंधेरे में व्यक्त किया गया। हाँ, उसमें ऐसा भी लिखा है 7 दिन 7 रात अंधेरे रहेंगे। राइट, यानी आपके पास कोई नॉलेज इधर उधर नहीं हो रही है। अगर युद्ध होता है और समुद्र में वो होता है तो ये होना बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है कि ये हो सकता है, तो ये होगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें तो क्या फ्यूचर देख रहे हो इनका? क्या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, या पाकिस्तान पहले इंडिया पे करेगा? ऐसा कुछ हमेशा ये क्यों लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकता? क्योंकि हम अहिंसावादी है ना, हम हिंसा नहीं करते। पहले तो हम करते ही नहीं कभी भी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। भारत की भी तो मंगल की महादशा चल रही है ना, और मंगल एक ऐसे प्लैनेट है जो जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। बहुत देख लिया तुम्हें, इतने सालों से देख रहे हैं तुम्हें, 1947 से देख रहे हैं, क्यों देखते रहे भाई? तो कर सकती है पहले भी, भले ही मीडिया दिखाए ना दिखाए वो चीज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। मंगल अपना असर तो दिखाएगा, है ना। हम भारत
अहिंसावादी है इसका मतलब ये नहीं कि मंगल अपना इम्पैक्ट छोड़ देगा, दिखाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी की भी तो वही महादशा है, डिसीजन तो वही लेंगे। अगर हमें डाउट होता है किसी चीज पर, जैसे कुछ सालों पहले नोटबंदी हुई थी, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। ऐसे ही बहुत सारे डाउट पर अगर हमारे जो बैठे हुए सुपीरियर लोग उनको लगता है तो वो पहले हमला कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ पे कोई वो नहीं है। दूसरा, मैंने बहुत से पॉडकास्ट में बोला है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। कुछ किताबों में तो 13 टुकड़े, कुछ में 6 टुकड़े, अजीब अजीब सी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इतने टुकड़े हो जाएंगे कि 13 टुकड़े हो जाए और पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। देखिए, पाकिस्तान जो पैदा हुआ वो ख़त्म ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ये कह सकते हो इतना बड़ा क्षेत्र से इतना बड़ा रह जाए, उसके 2-3 टुकड़े हो जाएं, तो मैं 3 टुकड़े होते देखती हूँ। और पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, खत्म डेफिनेटली कभी नहीं होगा। कभी नहीं, छोटा क्षेत्र हो जाएगा। अच्छा, कम हो जाएगा एरिया। हाँ, राइट, एरिया बहुत कम हो जाएगा। और जिस कंट्री के साथ जुड़ेगा वो आने वाले समय में, फ्यूचर में जो पाकिस्तान की कुंडली बनती है, फिर वो सरवाइव भी करेगा और अच्छा चलेगा। जहाँ पे अभी वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, अन्न की बहुत कमी है, भूख है, लोगों में बहुत ज़्यादा त्रासदी है, वैसी कंडीशन आने वाले भविष्य में पाकिस्तान की नहीं दिखती। अभी से काफ़ी बेटर है जब वो छोटा होगा और जिस कंट्री के साथ जुड़ेगा। और मुझे लगता है कि जहाँ तक है वो चाइना के साथ ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप में रहेगा। हाँ, वैसे भी चल ही रहा है वो तो उनका। हाँ। अगर शेयर मार्केट की बात करी जाए यहाँ पे, तो शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है आने वाले समय में? 2026 स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था बहुत संभल जाओ। अब अक्टूबर के करीब, अगस्त में 2 ग्रहण है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के करीब फिर से बहुत बड़ा शेयर मार्केट में ग्लिच आने वाला है। अच्छा, तो क्या अभी गिरावट आ सकती है? बड़ी, बहुत बड़ी, भारी गिरावट। ओके। ये एक तरह से ग्लिच होगा। बहुत सी ऐसी कंपनियां, कुछ बहुत कम होंगी वो, उसमें एकदम से बढ़ोतरी, और बहुत सी बड़ी कंपनियां जो अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी उसमें एकदम से डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ग्लिच होगा जो शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और जो बच्चे शेयर में बहुत इंटरेस्ट रखने लगे हैं आजकल, उनसे तो मैं बोलना चाहूँगी कि अभी संभल जाओ, क्योंकि जो दिग्गज बैठे हैं वो तो संभाल लेंगे चीज़ों को, आप नहीं संभाल पाओ। तो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय नहीं है? यहाँ 2026 और 2027 तो बिल्कुल भी नहीं। किसी चीज में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? गोल्ड या सिल्वर में भी? गोल्ड और सिल्वर में करिए ना। मैंने सबको सुना, सब लोग कह रहे हैं कि गोल्ड रेट बढ़ने वाला है क्योंकि गुरु उच्च के होने वाले हैं। ये बात सही है कि गुरु उच्च के होते हैं, गोल्ड रेट बढ़ता है, करेंसी में चेंज आता है, कोई करेंसी गिरती है, कोई करेंसी बनती है और कोई करेंसी नई भी इंट्रोड्यूस होती है। ऐसा गुरु के उच्च होने पर हर 12 साल में इतिहास गवाह कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। गुरु गोल्ड का भी कारक है। लेकिन कर्क राशि तो चंद्रमा की राशि है ना, वहाँ पे तो चांदी भी आती है ना, तो दोनों के रेट बढ़ेंगे। इसके बाद अक्टूबर में जाएगा गुरु सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य भी सोने तत्व के स्वामी है, ऊपर से गुरु सोने तत्व के स्वामी। तो जो रेट बढ़ेगा वो अक्टूबर के बाद ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, गोल्ड या सिल्वर दोनों की बात करें तो अक्टूबर के बाद इनके रेट हाइप करने वाले हैं। हाइप करने जाए, गोल्ड तो बहुत हाइप करेगा, 2.25 तक जाएगा बहुत आराम से। 2.25 लाख तक? हाँ, बहुत आराम से जाएगा। और अगर चांदी की भी बात करूँ तो 3-3.25 लाख पार करेगी। ओके। तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और 2027 में भी रखिए। 2027 के एंड तक जो कंडीशन बनेगी वो निकालने की बन सकती है, लेकिन अभी 2027 में सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2027 जनवरी में गुरु फिर कर्क राशि में आएंगे, वक्री होते हुए, वक्री कंडीशन में वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। फिर वो कुछ मंथ रहेंगे, फिर वो सिंह राशि में जाएंगे, तो फिर वो रेट बढ़ेंगे। फिर जब वो कन्या राशि में जाएंगे तो मैं जरूर कहूंगी कि उस समय कुछ लोगों को गोल्ड यहाँ पे निकाल देना चाहिए। ओके। अच्छा संदीप जी, 2027 का टोटल नंबर भी तो 2 आएगा ना, चंद्रमा। तो इमोशनल होने वाले बंदे? इमोशनल भी होने वाले हैं। और चंद्रमा, चांदी का रेट भी तो बढ़ेगा, चांदी भी तो हाइप पे जाएगी। 2027 में चांदी का रेट हाइप होगा ज्यादा? बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज चंद्रमा का ईयर है। बिकॉज चंद्रमा का एरिया। तो अभी चांदी जिसने नहीं खरीदी है वो खरीद ले, सोना जिसने नहीं खरीदा वो खरीद ले, इन्वेस्टमेंट इसमें करे। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो इस समय शनि जल तत्व की राशि में आगे नीच के हो जाएंगे। तो जो कंस्ट्रक्टेड जितनी भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे सरिया यूज हो चुका है, सीमेंट यूज हो चुका है, वो अभी ना खरीदे। अभी प्रॉपर्टियां ले ले जो मंगल है, मंगल इनको हाइट दे देगा। फिर जब शनि नीच की राशि में जाएंगे 2027 जून जुलाई के बाद, उसके बाद जो कंडीशन बनेगी, जून में जाएंगे, जुलाई के बाद आप समझ लो, तब हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को रेट पे लगा सकते हैं, यानी तब उसकी वैल्यूज बढ़ती हुई नजर आएंगी। 2026 में फ्लैट्स ये सब पे ज्यादा पैसा ना लगाएं। ओके।
2027 में आपकी प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, कंस्ट्रक्टेड है, वो बढ़ जाएगी। अगर आप बेचने जा रहे हैं तो 2026 में मत बेचिए 2027 में बेचिए। ओके। और अगर प्लॉट खरीदने हैं तो इस साल खरीद लीजिए, प्लॉट आपको अच्छी वैल्यूज दे जाएंगे। जमीन की बात करूँ तो मैं मंगल भूमि पुत्र है। मैम आपने भूकंप की बात करी, क्या कोई हाई स्केल भूकंप आने के चांसेस है? जैसे वेनेजुला में भी आया, काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था वो, तो ऐसा कुछ भारत में या फिर कोई और अन्य देशों में देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत का मैं नाम उस भूकंप में लूँगी क्योंकि नेपाल, चाइना और भारत, ये सब कंट्रीज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं साइंटिफिकली भी कि जो हमारी प्लेट्स हैं पृथ्वी की, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो हाँ, बड़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि 8 रेक्टर स्केल से ऊपर आएगा, लेकिन नियर बाई 7 क्रॉस करता हुआ 5 to 7 इसके बीच में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली भी शामिल है। सरकार में क्या कोई बड़ा बदलाव आ सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं भारत के, तो यहाँ पे ये पूरा साल 2026 लास्ट अगस्त से लेके मार्च 2027 के बीच आप सरकार में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। अभी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर की बात हो रही है, उनका रिजाइन होना, क्योंकि हाँ, बहुत बड़ी नेता की बदनामी भी हो रही है। क्योंकि आप देखिए ना, एक भाजपा पार्टी के लिए अपने इतने बड़े मंत्री को हटाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। उनको भी लग रहा है कि एक हमने शर्त पूरी करी तो और भी चीजें ना हमें पूरी करने लग जाए, पड़ जाए। तो क्योंकि मुझे यूथ लगता है सड़कों पे उतर आया मैम, ऐसा आना भी चाहिए। मैं तो कह हाँ, रही अपने हूँ, हक की लड़ाई लड़ रहे। जिस समय सुसाइड किया था ना बच्चों ने, उसी समय ये क्लियर हो जाना चाहिए था कि ये अब गलती नहीं होगी। ये भारत सरकार को इसका वो लेना चाहिए था। सब लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, मैं समर्थक हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, फिर जो वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जो चीज गलत है वो गलत है। उसी समय हमारे युवाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चीज अनाउंस करनी चाहिए थी और इस पे सख्त एक्शन लेने चाहिए थे कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, करप्शन कहाँ से कम हो रहा है? आप फीमेल्स के साथ अभी भी देख रहे हैं, हरियाणा पंजाब से कितनी अभी भी न्यूज़ आती है, उत्तर प्रदेश बिहार से अभी भी आती है, साउथ इंडिया केरल से क्या नहीं आती हैं, हर जगह से तो आ रही है, बच्चों को लेकर के भी आ रही हैं। फिर एजुकेशन में भी अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हों और ये कहा जाए कि कांग्रेस के पार्टी में भी होता था या उससे पहले भी होता था, हमें ये मतलब नहीं है कि कब से कब तक हुआ, सुधार कब हुआ। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि आप सुधार लाएं। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो बड़ी चीज़ें हैं, जहाँ पे हमारा बच्चा, हमारा भविष्य बिगड़ सकता है, वहाँ पे तो कम से कम चेंजेस लाने चाहिए। क्या कोई बड़े नेता का स्वास्थ्य हम बिगड़ते हुए देख रहे हैं इस बीच? यहाँ पे मैं 5 नाम लूँगी। कुछ सीएम हैं कंडीशन पे, और एक नितिन गडकरी जी। स्वास्थ्य इनकी बिगड़ सकती है? हाँ जी। और दूसरी रेखा गुप्ता जी भी रिप्लेस होने के चांसेस बन रही हैं, जो भारत देश के मुख्य एरिया दिल्ली के सीएम है। दूसरा एक नाम है चौधरी जी का, जो बिहार के सीएम है, सम्राट चौधरी। तीसरा एक एमपी के सीएम है, उनका भी नाम मैं यहाँ पे लूँगी कि उनका भी रिप्लेसमेंट, चाहे हेल्थ पोजीशन हो चाहे कुछ और चेंजेस हो, यहाँ पे इनका भी होगा। और एक पंजाब के भी सीएम के लिए मुझे चेंजेस नजर आते हैं। तो ये जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है और केंद्र में, तो मैं बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को आपको, बहुत बड़े इस समय एक्ट पास होते हुए देखेंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। एजुकेशन मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है, आगे भी आप देखेंगे कि और चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका होगा। आज आप विदेशों में जाके देखिए, वहाँ पे भारत की तरह पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे आपकी नैतिकता को, आपके वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। जबकि इंडिया की एजुकेशन क्या कहती है, टीचर्स को, छोटे बच्चों को भी वो टॉन्ट मारती हुई नजर आती है। क्यों? तुम्हारी मम्मी ने पढ़ाया नहीं, तुम्हारी मम्मी जॉब करती है इसलिए नहीं पढ़ाया। ये सब नैतिकता में नहीं आता, ये गलत है, ये वैल्यूज़ के हमारे उसमें गलत है। टीचर ऐसी बातें करता हुआ नहीं अच्छा लगता। तो ये सब में चेंजेस आएगा। अभी मेडिकल को लेकर के बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आएगा। जैसे हमने प्रोटेस्ट देखा, ऐसा प्रोटेस्ट मेडिकल को लेकर के भी आएगा। और मेडिकल को लेकर के भी चेंजेस है, क्योंकि ये सूर्य का साल है, गुरु राजा बने विक्रम संवत्सर के, तो आयुर्वेद बढ़ने वाला है। यानी जो शनि के जो केमिकल इंडस्ट्री है, इसमें चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आयुर्वेद हाइट पे जाएगा, क्योंकि आगे चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा 2027 में भी आयुर्वेद को
पृथ्वी से जल से बनने वाले आयुर्वेद को दिखाता है। ओके। तो आयुर्वेद, मेडिकल इंडस्ट्री चेंज हुई, धर्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अभी हम बहुत सारे साधु महात्माओं के लिए बातें सुन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, केसेस लगना, इसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स पे भी ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे डूब रहे हैं और बहुत सारे नए नए चेहरे उभर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे भी मैं ये बोलूँगी, वही उभरेगा जो सच में ज्ञान को रख रहा होगा, जो सच में किताबों को पढ़ रहा होगा, जो दूसरे पॉडकास्ट देख के या दूसरों की बातें सुन के बात कर रहे होंगे, वो नहीं। ओके मैम, मैंने सुना है भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है कि 93% आबादी खत्म हो जाएगी और पाप के कारण विनाश हो जाएगा लोगों का, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, भविष्य मालिका एक ऐसी पुस्तक है जो है तो रियल, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत लिखा गया है, लेकिन उसकी कोडिंग में प्रॉब्लम है संदीप जी। मैं उन माननीय को भी बोलना चाहूंगी जिन्होंने इसकी कोडिंग पर बात की है, आप भी गलत चीजें बोल रहे हो। मैं ये बहुत क्लियर बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वहां से धमकियां भी बहुत मिली हैं कि अगर आप ऐसा बोलोगी तो हम आपको देख लेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप मेल्स चेक करवा सकती हूँ। मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूँ, अभी कल की अवतार नहीं है। कल की अवतार होगा, ऐसा नहीं है कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार नहीं होगा, वो होगा, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि भविष्य मालिका या और भी जो हमें पुस्तकें मिलती हैं, हम सिर्फ एक पुस्तक पर तो पूरा अपना सनातन धर्म नहीं ले जाएंगे ना, हमें और भी पुरानी, उससे पुराने पुराण शास्त्रों को भी देखना पड़ेगा। जो हमें मिलता है वो क्लियर मिलता है कि उस समय मनुष्य एक रोबोट बन चुका होगा, यानी उसका जो बौद्धिक क्षमता है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि मन मर चुका होगा। क्या संदीप जी आज हम ये देख रहे हैं कि मन मर चुका है लोगों का? 30% पे तो मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि लोग आज डिप्रेशन में है। क्यों है? क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं जिंदा है ना। तो डिप्रेशन में है तो मन जिंदा है, अभी वो मन मरा नहीं है। तो अभी रोबोट जब हम नहीं बने हैं तो कैसे मैं कह दूं कि कल की अवतार होने वाला है और दुनिया इतने परसेंटेज पे खत्म हो जाएगी? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि रक्तपात होने वाला है बहुत बड़ा, डेथ होने वाली है, बीमारी भी आएगी कोई कोरोना की तरह बड़ी, विश्व युद्ध में भी बहुत से लोग मरेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत से लोग मरेंगे, प्रोटेस्ट में भी बहुत से लोग मरेंगे, आतंकवादी हमलों में भी बहुत से लोग मरेंगे, ये सब होगा। लेकिन इतना जो परसेंटेज जो भविष्य मालिका बोल रहा है वो मुझे नहीं लगता। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जो 2020 के कोरोना 21, 22, 23 तक जो कोरोना में जो लोग गए, वो लोग गए नहीं हैं, वो आत्माएं तैयार होने गई हैं आगे के अपडेट के लिए, क्योंकि वो तैयार नहीं थी। वो बल्कि मुझे लगता है कि वो बहुत शुद्ध आत्माएं थी जो तैयार होने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जो शुद्ध आत्माएं होती है ना, वो चेंजेस जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो सॉफ्ट है, वो अपडेट होने के लिए गई है। तो मैं उन आत्माओं को बहुत बहुत साफ मानती हूँ। लोग कहते हैं ना कि पूजा सुबह उठ के करो ब्रह्म मुहूर्त में, मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। संदीप जी, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ। मैं कहती हूँ पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में या दिन में या रात को कर ही नहीं सकते हो, आपका जब तक मन नहीं हो। मेरा मन नहीं है पूजा करने का, मेरे घर में कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, मेरा मन लग ही नहीं रहा, तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? ये तो ड्यूटी हो गई ना जो मैं निभा रही हूँ। भगवान के साथ ड्यूटी किस चीज़ की? आपके भाव जुड़ने चाहिए ना। मेरे भाव जिस समय शांत हो, मेरा मन शांत हो, मेरे भाव जिस समय जुड़ पाए, उसी समय तो पूजा होती है ना, उसी समय तो साधना होती है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त को क्यों स्पेशल माना गया? क्योंकि हमारा मन उस समय सबसे ज्यादा शांत होता है, जीरो उस पे होता है, और हमारा अवचेतन मन उस जो शक्ति है जिसे हम ब्रह्मांड की, शिवलिंग की या ब्रह्मांड की शक्ति कहते हैं, उससे जुड़ने को तैयार होता है। लेकिन सबका तैयार हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो भक्तों, जब आपका मन करे तब भगवान से जुड़ो। ये वो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जब हमारा मन करे और उनका मन करे तब हम उनसे बात कर पाए। हमने नेताओं के स्वास्थ्य की बात करी जी। अब मैं चाहता हूँ कोई बड़े कथावाचक जैसे प्रेमानंद जी हो गए, इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है? कोई या फिर उनके अलावा अन्य लोगों की जो बड़े स्केल पे कथावाचक है? जी, तो देखिए, अगर मैं सही कंडीशन को देख पाती हूँ तो मुझे धर्म में बहुत बड़ा चेंजेस नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर है। और प्रेमानंद जी का जो हेल्थ हम देख रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है। मुझे लगता है कि 2027 की शुरुआत तक हम इसमें भी कोई बैड न्यूज़ सुन सकते हैं। बैड न्यूज़ सुन सकते हैं? धर्म के बड़े संत को लेकर के
फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर को लेकर के। अब आप कहेंगे ये तो एज वाली बात है, लेकिन 2027 की शुरुआत में मार्च से पहले पहले यानी दूसरे ग्रहण से पहले पहले ये कंडीशन बनेगी कि हम राजनेता, बड़े अभिनेता और धर्म के भी सबसे बड़े गुरु, चाहे वो साउथ इंडिया से आए चाहे वो नॉर्थ इंडिया से आए, वो हमें सुनने को ज़रूर मिलेगी। ओके मैम, अब बढ़ते हैं राशि की तरफ। आने वाला समय 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? किन को सावधान रहना चाहिए और किन की होने वाली है बल्ले बल्ले? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए देखिए शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 11th हाउस का फल देंगे। हमने एक कथा सुनी है रावण की, जहाँ पे आता है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म में के समय सब ग्रहों से बोला कि एकादश भाव में इकट्ठे हो जाओ। और ये हमारे स्क्रिप्चर और किताबें भी बोलती है, पुस्तकें भी बोलती है कि 11th हाउस सबसे अच्छा फल देता है हर ग्रह, कोई भी प्लैनेट हो। और जब राहु यहाँ पे बैठा हुआ और शनि, राहु यानी आप ऐसे समझ लो इंस्पेक्टर है कोई, और शनि यानी कोई जज, कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर आप मान लो, कमिश्नर मान लो। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, यानी कोई बहुत बड़ी रिकवरी बैठने वाली है, यानी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अब आने वाला है। दोनों एक साथ बैठने जा रहे हैं। तो हर राशि मेष से लेके मीन तक के चिट्ठे, जो कच्चे चिट्ठे हैं, वो सब खुलने वाले। अच्छा। हाँ, कुछ बड़ा धमाल ये प्लैनेट्स करने जा रहे हैं। ओके। और ये 27 जुलाई से पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और ये 11 दिसंबर तक नहीं रहेगा, उसके बाद गुरु हो जाएंगे। तो ये प्लैनेट से एक टीम बना ली है कि मैं जैसे ही मार्गी होऊंगा तुम रेट्रोग्रेड हो जाना, तो हम कर्मों को तो खोल के रहेंगे, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो और किसी भी तरह से हो। तो शनि महाराज हमारे कर्म खोलने जा रहे हैं और ये कर्म दंड के साथ हमारे जीवन में आएंगे। गुरु जब रेट्रोग्रेड होंगे तब भी हमारे कर्मों की बात होगी, लेकिन तब हमारे साथ दंड नहीं जुड़ा होगा, तब हमारी प्यास जुड़ी होगी। अगर हम उस चीज को रिकवर करते हैं, प्यास को खत्म करते हैं, तो अच्छे उसमें चले जाएंगे, अदरवाइज हम फेल हो जाएंगे, यानी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मेष राशि के लिए बेसिकली ये सही समय है जहाँ पे आप अपनी पुरानी चीजों को दोबारा कंप्लीट करने के कंडीशन पे आ रहे हो। तो जो चीजें आपकी छूटी है वो होने वाली हैं, और जो चीजें आपने छोड़ दी थी वो पूरी कर लो, अन्यथा शनि महाराज दंड देंगे आपको। रेमेडी के तौर पे सिर्फ इनको इतना करना है कि जितनी आप सरस्वती जी और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं उतना अच्छा है। देखिए मेष राशि को इस समय सरस्वती जी की पूजा ही फलदायी रह सकती है, क्योंकि राहु एकादश भाव में है। राहु सब कुछ देने आता है, बहुत अच्छा देता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक उसको सही मार्गदर्शन ना मिले। ये जो राशि आप प्रेडिक्शन कर रहे हो लगन कुंडली के हिसाब से है या आप मून साइन? लग्न कुंडली या मून साइन दोनों आप मान सकते हो कि अगर चंद्रमा को मैं लग्न मान लूं, मेष राशि में मान लूं, तो भी ये कंडीशन बनेगी, और मैं अगर मेष लग्न की हूं तो भी यही कंडीशन बनेगी। क्योंकि ये सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। हाँ, आने भी चाहिए, लोगों को इतना तो प्रेरित होना चाहिए और पूछना चाहिए कि कौन सी राशि से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सूर्य राशि से नहीं चलती है, इसलिए चंद्र राशि या लग्न राशि से। ठीक है, नेक्स्ट राशि। हाँ, तो हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दशम भाव में शनि और राहु इकट्ठे होंगे और इनके 3rd हाउस में गुरु का गोचर होगा। गुरु को कहा गया है कि स्थान हानि करो जीवा, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे उतना अच्छा शुभ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइट के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत शुभत्व पहुँचाते हैं। तो इनकी 5वीं दृष्टि जो पहुँच रही है 7वें हाउस, 7th हाउस पर, भाग्य पर और लाभ स्थान पर, यानी वृषभ राशि के विवाह के रास्ते खुलेंगे, वृषभ राशि के भाग्य के रास्ते खुलेंगे और वृषभ राशि को लाभ मिलेगा, यानी अभी तक जो उन्होंने कनेक्शंस बनाए थे अब वो उनके फलीभूत होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं शनि को देखती हूँ और राहु को देखती हूँ तो वो दशम भाव में बैठ के उनको बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं, यानी कार्यभार को और ज़्यादा प्रमोशन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि शनि राहु इकट्ठे हो रहे हैं, अब वो मीन राशि का फल ना देकर कुंभ राशि का फल देंगे। तो जब वो कुंभ राशि का फल देंगे तो वो आपके काले चिट्ठे भी खोलेंगे जी। अगर इस समय 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के कंडीशन आपकी डिस्टर्ब है, आपने दूसरों को तंग किया है, आपने दूसरों को प्रताड़ित किया है, तो आपके साथ बुरा होगा। अदरवाइज ये समय आपके लिए प्रमोशन के लिए बेस्ट है। ओके। इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो इतनी रहेगी कि जितना हो सके 10 अंधों को जाकर हर संडे सैटरडे भोजन करवा दें, तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। ओके।
तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के शनि महाराज का जो फल है वो पूरी तरह से मिलेगा दशम हाउस को लेकर के और भाग्य को लेकर के। अब उनका भाग्य पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। अब वो बुरे कर्मों को आप चाहे जोड़ लो चाहे अच्छे कर्मों को जोड़ लो, तो मैं बेसिकली सबकी सब राशियों के लिए बोलूंगी, आपने जो भी कुकर्म किए हैं वो अब आपके सामने आने वाले हैं और जो आपने अच्छे कर्म किए वो भी आने वाले हैं। ओके। अच्छा, लोगों को ये बड़ा लगता है संदीप जी कि मैंने बड़ी पूजा करी, मैंने बड़ा पाठ किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली लोगों को रहता ये बड़ा है। लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाह रही हूँ, ये आपका बायां हाथ है, इसमें आपके पाप हैं सपोज दैट, और ये मेरा दायां हाथ है, इसमें मेरे पुण्य हैं। तो कोई अगर मैं अब ज्यादा पुण्य कर रही हूँ तो ये घड़ा नीचे थोड़ा ना हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट थोड़ा ना हो जाएगा, ये तो यही रहेगा ना और ये तो यही रहेगा। तो जब हमारे बुरे जो कर्म होते हैं वो पूरी तरह से वैसे ही फल देते हैं जो हमने किए होते हैं, और अच्छे कर्म क्या होते हैं कि जब वो बुरा समय आता है तो वो अच्छे कर्म, हमें अच्छे लोगों की हेल्प हमें मिल जाती है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे जीवन में जो जैसे गुरु की प्राप्ति हो गई, हमारे गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, हमारी माता का आशीर्वाद, हमारी कुल देवी का आशीर्वाद, वो बहुत बुरे टाइम में भी हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये हमारे अच्छे कर्म है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किया और बुरा कर्म एक किया तो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा 101% मिलेगा। इसलिए दोनों के लिए तैयार रहो। जैसे हमें दोनों हाथ, दोनों आंख, दोनों नाक चाहिए ना, हर चीज बॉडी में, हर चीज दो दो दी, किडनी भी हमारी दो है, आंतें भी हमारी छोटी हाथ बड़ी हाथ दो है, टांगे भी हमारी दो है, हर चीज हमें दो मिली है। तो वैसे ही हमारे सुख और दुख, पाप और पुण्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके। तो ये मत कहिएगा कि हमने तो बहुत पूजा करी है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पाप किया होगा तभी हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। प्रेमानंद जी के पास एक पेरेंट्स आए, बच्चे को ब्लड कैंसर था। तो उन्होंने पूछा कि इतना छोटा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा है, तब से हमें वो हुआ और 5 साल का हो रहा है, इसने कौन सा ऐसा कर्म किया था। भाई साधु महात्मा तो कर्मों की बात करते हैं। कहते जाइए इसके पिछले जन्म में क्या क्या कर्म नहीं किया होगा इसने। मतलब उस बच्चे का अगर पिछला आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले जाए तो वो कई लोगों के साथ बहुत बुरा कर चुका था, फिजिकली रेपिस्ट था बहुत बड़ा। अच्छा। तो आज जो बहुत बुरे बुरे कर्म कर रहा था लोगों के साथ, उसके साथ अगर आज ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें एक अच्छा कर्म भी होगा ना संदीप जी। वो प्रेमानंद जी के पास पहुंचा, जिसको श्री जी की कृपा है जिनके पास, तो कहीं ना कहीं उसके पास अच्छे कर्म भी थे जो वो प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है, और वो बुरे कर्म भी थे जो उसने गलत किया था। तो हमें ये कहने वाला हम कोई नहीं होते कि हमने ऐसा क्या किया था। बिल्कुल। चलिए अगेन मिथुन राशि पे आ जाते हैं। मिथुन राशि का भाग्य स्थान पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, तो अपने अच्छे कर्मों को अभी भी संभाल लो, अदरवाइज प्रॉब्लम आने वाली है। इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं दिखाना और भाई से बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। अगर आपने भाई की प्रॉपर्टी ली हुई है तो वापस दे दो, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दूसरा, गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु यहाँ पे आपके रोग ऋण शत्रु को कहीं ना कहीं संभालेगा। ये आपको प्रोटेक्शन है, ये अच्छे कर्मों का फल है कि जो रोग ऋण शत्रु है वहां पे हमें रिकवरी होगी। अष्टम भाव यानी गुप्त धन से संबंधित या ससुराल के धन से संबंधित या गड़े धन से संबंधित हमें कोई अच्छी संभावना बन रही है। और गुरु हमारे करियर को भी इस समय नवी दृष्टि से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे करियर में भी अच्छा समय रहेगा। इस समय मिथुन राशि एक से ज्यादा बिजनेस या एक से ज्यादा जॉब या अपने कार्य का विस्तार करती हुई नजर आएगी। यानी कुछ बड़ा होने वाला है। इनके लिए उपाय की बात करें, रेमेडी की इनके लिए बात करूं तो सिर्फ गणेश जी इनको बचा सकते हैं। जितना आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हो उतना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि दोनों ग्रहों का नक्षत्र कौन सा है। आगे शनि के बाद वो बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे गुरु महाराज, और शुक्र शनि तो चल ही बुध के नक्षत्र में रहेगा। तो इस समय बुध के देवता कौन है, दुर्गा जी या गणेश जी। बस आप जितना गणेश जी और दुर्गा जी को मना लेंगे मिथुन राशि के लिए उतना अच्छा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि में लोग कह रहे हैं कि हमारे तो गुरु उच्च के हो गए, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं कहती हूँ हाँ, कर्क राशि में गुरु उच्च के हुए, ये अच्छी पोजीशन को मानते हैं, और प्रभु राम जी की भी कर्क लग्न थी और गुरु उच्च के थे, और गज केसरी योग भी था उनके बोर्ड चार्ट में, तो ये कंडीशन बहुत अच्छी बनती है। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करती हूँ। लेकिन स्थान हानि करो जीवा भी तो लगेगा, लाइट के नीचे हमेशा अंधेरा होता है ना। तो कर्क राशि जब गुरु हमारे राशि के ऊपर से ट्रैवल करता है ना, तो हमें ओवरऑल चीजें अच्छी देता है, लेकिन मेंटल टेंशन देता है और पैसे को लेकर के अप एंड डाउन देता है।
आपको सबसे ज्यादा मेंटल टेंशन कब होती है? ऑफ कोर्स जब पैसा अप डाउन होगा तभी मेंटल टेंशन सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा। बच्चा, शादी, जॉब, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लोगे, लेकिन अगर पैसे का अप एंड डाउन हो रहा है तो चीजें डिसबैलेंस होने लगती है, बैलेंस बिल्कुल, नहीं होती है। डेफिनेटली। तो कर्क राशि इन 2 चीज़ों के लिए तैयार रहे। लेकिन कर्क राशि को मैं ये गारंटी देती हूँ कि चाहे उनकी संतान है, चाहे उनकी एजुकेशन है, चाहे उनकी प्रेम है, यहाँ पे गुरु की पूरी ऊर्जा पहुंच रही है, रोशनी पहुंच रही है, आपको मिलेगा। शादी नहीं हुई, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम थी, डिवोर्स केस चल रहा था, आपके फेवर में हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो इससे अच्छी गुड न्यूज क्या मिल रही है? ओके। दूसरा, शनि अष्टम भाव का फल देगा। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह छठे आठवें में अच्छा फल देते हैं, यानी आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ससुराल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा होने वाला है। ओके। और शनि राहु अगर अष्टम भाव में गोचर भी करे ना, तो तंत्र में या गूढ़ रहस्यों में आपके इंटरेस्ट को जगा देते हैं। तो इस समय आपका गूढ़ रहस्यों में बहुत इंटरेस्ट जगने वाला है। हो सकता है आप बड़ी अच्छी अच्छी साधनाएं या अच्छे अच्छे रिसर्च के उसमें जाओ, तो ये अच्छी चीजें होने वाली है। अब उनको लगेगा क्या इतनी मेंटल टेंशन है, पैसे का अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो, संतान से अच्छी खबर, प्रेम से अच्छी खबर, शिक्षा से अच्छी खबर, शादी से अच्छी खबर, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, भाग्य साथ दे रहा है, और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो थोड़ा सा इनको चीजों, अपनी बेसिक चीजों को भूल कर गुरु जो अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है उस पर ध्यान दें। ओके। अब इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी, आप जितना हरवंश पुराण, विष्णु जी के जो सहस्त्र नाम है उनका जाप, या फिर आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ लो, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वाणी पर बहुत ध्यान दें ओके। इस समय। सिंह राशि में जी, सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो केतु महाराज गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस में गुरु रहने वाले हैं इनके, और एकादश भाव में मंगल का गोचर होगा। ठीक है, यहाँ पे केतु है, कौन है तू? केतु, कौन हूं मैं, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। केतु आपके सभी पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं, जो पास्ट लाइफ की जो जर्नी है, सबको दर्शाता है केतु। यानी आप वो चीज़ को इतना ले चुके हो कि अब वो आपके पास बची नहीं है, तभी तो वहाँ पे ब्लैक होल बनेगा ना, और राहु उसके 7th हाउस यानी उससे 7वां बैठकर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। केतु आपको ये दिखा रहा है कि ये समय आप दुनिया को मत देखो, आप प्रमोशन के पास मत जाओ, आप घर के पास मत जाओ, प्रॉपर्टी के पास मत जाओ, आप ढूंढो अंदर, क्योंकि सब कुछ है आपके पास। भाई सिंह राशि आप जानते हैं राजा की राशि है। बिल्कुल। राजा तो राजा है, चाहे वहां पे आके कोई भी बैठ जाए, लेकिन राजा भगवान बुद्ध भी तो थे ना, वो भी तो युवराज थे ना, जिन्होंने सब त्याग दिया था, है ना। वो भी एक टाइम राजा बनते हैं, लेकिन उन्होंने सब त्याग दिया था। तो सिंह राशि इस समय जितना अंतर ध्यान को बढ़ाती है, अंतर ज्ञान को बढ़ाती है, अपने अंदर चेंजेस लाती है, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। और शनि की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो इनके मैरिड लाइफ में जो अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी राहु के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बाहर विदेश जाने की बड़ी ज्यादा उलझन को पैदा करना, ये सब इनका स्टेबल होगा। तो ये इनके लिए गुड न्यूज मिलेगी। रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, प्रॉपर्टी जरूर बनेगी और गाड़ी भी बनेगी। तो ये इनके लिए अच्छा होगा। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का है, गूढ़ धन का है, ससुराल से मिली प्रॉपर्टी का है, तो ये भी अच्छा रिस्पॉन्स इस समय इनको देगा। तो इनके लिए तो बल्कि बेनिफिशियल है। उपाय? केतु वाले तो लोग, सिंह राशि तो डरे ही ना कभी भी। क्योंकि आप तो कैसे वैसे भी नहीं डरते हो, लेकिन अब तो बिल्कुल मत डरो। बिल्कुल। उपाय आपके लिए भी, जितना आप सूर्य उपासना, श्री हरि विष्णु की उपासना करते हो, उतना आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। क्योंकि अक्टूबर में क्या होने वाला है, गुरु यहीं तो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कन्या राशि मैम? हाँ जी, तो कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि का ये समय सच में बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपने शुरुआत में क्या कहा था कि किस राशि की बल्ले बल्ले होने वाली जी, और किसको रहना है सावधान। जी, तो कन्या राशि की यहाँ पर बल्ले बल्ले होने के पूरे चांसेस बन रही है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव, जिसे सबसे लाभ स्थान, शुभ स्थान बोला गया है, शुभ तो नहीं बोला गया बट लाभ तो बोला गया है, यहाँ पे गुरु का गोचर है। ठीक है, और मोक्ष स्थान पर, जैसे हम 12th हाउस कहते हैं, केतु का गोचर है। रोग ऋण शत्रु पे राहु बैठा, यानी राहु आपकी पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शत्रु हंता योग बनाकर, यानी आपके शत्रु इस समय परास्त होने वाले हैं। ऋण जरूर चढ़ेगा इस समय इनके ऊपर, लेकिन ये उतारने के लिए कैपेबल रहेंगे। तीसरा, हेल्थ प्रॉब्लम, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, पेट की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। यहाँ पे इनको पूरी तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये समय इनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला। आपका वर्किंग स्टाइल आपका बहुत साथ देगी,
आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम आपका साथ देगा, विवाह दाम्पत्य जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स दूर होंगी, तो ये अच्छा समय है इनके लिए। तो कन्या राशि की बल्ले बल्ले होने जा रही है। उपाय के तौर पे मैम क्या करें? कन्या राशि अगेन जितनी दुर्गा जी की उपासना करती है, क्योंकि राहु उनका छठे भाव से गोचर कर रहा है, जितनी आदि शक्ति से जुड़ती है उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र या दुर्गा जो कवच है वो जरूर पढ़े। ओके, ठीक है। अब सब लोग ये कहेंगे सिर्फ गुरु का गोचर हो रहा है तो सिर्फ गुरु की पूजा करनी है, ऐसा नहीं है, या शनि की पूजा करनी है। कहीं ना कहीं शनि जी को भी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण की पूजा भी की है, शिव जी के उपासक वो रहे ही है हमेशा। शिव जी का कौन नहीं है उपासक? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और दूसरी आदि शक्ति जो शिव है, और वो आदि शक्ति के पास नहीं गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो आदि शक्ति को ही विष्णु मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आदि शक्ति का एक मेल एनर्जी निकली तो वो कौन होगी? वो श्री हरि विष्णु होंगे। और जो शिव जी की जो जो फीमेल एनर्जी को मैं अगर देखती हूँ वो तो श्री जी है, यानी राधा जी है। ओके, तो आप चाहे दुर्गा जी की उपासना कर लो, शायद श्री हरि विष्णु की उपासना कर लो, और दोनों की नेचर भी आप देखो, दोनों एग्जाम लेते हैं। अच्छा, आप दुर्गा जी की उपासना करो, वो बिना एग्जाम के आपको कुछ नहीं देंगी। आपने कामाख्या माँ जो उनके जो सीढ़ियाँ बना रहा था वो जो असुर, उसका भी एग्जाम्पल लिया, उसने कहा एग्जाम पास कर लो, सीढ़ियाँ बना दो, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। श्री हरि विष्णु भी हमेशा एग्जाम लेते हैं। युद्ध में कौन किसका साथ दूंगा, सुबह आ जाना, जो मुझे सबसे पहले नजर आएगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। ओके, दुर्योधन आके खड़ा हुआ सिर के पास क्योंकि घमंडी था। अर्जुन में भक्ति थी, प्रेम था, तो वो आके खड़ा हुआ चरणों के पास, तो सबसे पहले दिखा अर्जुन, तो उन्होंने कहा मैं तेरा साथ दूंगा। ओके, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि श्री यानी जो आदि शक्ति है और जो श्री हरि विष्णु है वो एक ही है। ओके, जैसे ट्विन सोल की बात की जाती है वैसे ही, और जो श्री जी है और जो शिव है भोले भंडारी, और श्री जी भी भोली है, सब कुछ दे देती है, तो वो भी एक ही है। तो तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि के दशम भाव में गुरु का गोचर है। तुला राशि एक ऐसी राशि जिसके दशम भाव में कन्या राशि पड़ती है, और कन्या राशि में गुरु उच्च के होते हैं। बेसिकली ये समय अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम फिर अगेन वही बात नहीं भूलेंगे, स्थान हानि करो जीवा। अगर गुरु यहाँ पर बैठा है, विस्तार तो करेगा आपके जॉब का, आपके बिजनेस का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। यानी ये अगेन तुला राशि के लिए सफाई का समय आ चुका है। आपके करियर में सफाई हो रही है, हो सकता है आपकी जॉब जाए या कुछ फ्लक्चुएशंस आए, तो उससे डरिए मत, वो फ्लक्चुएशंस आपके लिए अच्छी है। बेसिकली धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है, प्रॉपर्टी गाड़ी बनने के योग बनेंगे, माता का सुख मिलेगा इनको, और रोग ऋण शत्रु ये तीनों समाप्त होंगे। चर्बी जरूर इनकी थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो थोड़ा मोटापा बढ़ सकता है इनका, खाने तुला वालों पीने का पे ध्यान दें। एक तुला का, एक कन्या का, एक सिंह का, इनका मोटापा बढ़ सकता है। अच्छा, इनका मोटापा बढ़ने वाला है? कर्क का तो पक्का बढ़ने वाला है। ओके, हाँ, तो कर्क राशि वाले अपने वेट पर अभी से ध्यान दे दें। मैंने शुरुआत में ही जब गुरु आने वाले थे बहुत से लोगों को कहा था, कर्क राशि वालों को, अब आपका वेट बढ़ने वाला है, कम से कम 10 से 20 किलो बढ़ेगा, इसलिए ध्यान रख लो। 10 से 20 किलो? 10 से 20 किलो। ओके, ठीक है। रेमेडी की बात करें? रेमेडी की अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो जितनी आप पीली चीजें दान करते हो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, कि मैं अपने वर्क प्लेस पर कितना ध्यान दे रहा हूँ। जितना आप ध्यान दोगे ये समय आपके लिए प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये वो वाला प्रोग्रेशन नहीं है कि सब कुछ मुझे प्राप्त होना शुरू हो जाए। प्राप्त होगा तब जब सिंह राशि में जाएंगे अक्टूबर। तुला राशि की बल्ले बल्ले अक्टूबर से है। उससे पहले जो बल्ले बल्ले का समय ना, अभी बैंड बाजा बारात आ रहे हैं, रास्ते में है, आते ही शुरू हो जाएंगे हम लोग। तो वैसी कंडीशन बनी हुई है। वृषभ राशि में? वृषभ राशि के लिए भी ये समय सच बताऊं तो बहुत अच्छा है। वृषभ के लिए? वृश्चिक के लिए। वृश्चिक राशि के लिए भी ये समय अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है समय, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, और गुरु इनकी राशि के पंचमेश भी है। तो पंचमेश अगर भाग्य स्थान से गोचर करता है तो ये समय इनके लिए बेहद शुभ हो जाता है। और पंचम भाव में शनि की स्थिति भी इनके लिए बेहद शुभ बनती है, जो चतुर्थेश भी है। तो वृश्चिक राशि के लिए ये समय भाग्यवर्धक है। वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा चेंज आएगा, उनके नेचर में चेंज आएगा। अभी तक हम वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, गुस्सेल है, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, लेकिन नहीं, ये सबसे गूढ़ राशि है। सबसे ज्यादा एनर्जी कैचिंग जो राशि होती है ना, वो वृश्चिक ही होती है। ये सामने वाले के हर उसको फील कर लेती है, क्या सोच रहा है, क्या करेगा। तो ये राशि बहुत स्पेशल है, और इनके लिए ये समय बल्ले बल्ले का ही समय है। इनको ध्यान कहाँ देना है?
इनको ध्यान देना अपनी शिक्षा पर, अपनी संतान पर। जितना ये इन दोनों पर ध्यान दे देते, प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है, क्योंकि शनि न्याय प्रिय हैं। वो अगर आपने शिक्षा और संतान को कहीं इग्नोर किया तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। बस पैसा, धन, गाड़ी, बंगला सब आपके पास बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में चेंज आ रहा है। तो वो अच्छा समय है। अगर रेमेडी की मैं उस पर बात करूँ तो जितनी हनुमान जी की उपासना करते हैं, मंदिरों में जाके झंडे लगवाएं। अच्छा, आप जितना मंदिरों में जाके झंडे लगाएं, एक वृश्चिक राशि, एक सिंह राशि, उतना इनके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 राशियां झंडे जरूर लगवाएं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी धनु राशि में। धनु राशि पर। तो अगर मैं धनु राशि की बात करती हूँ तो धनु राशि के अष्टम भाव से गुरु का गोचर होगा और चतुर्थ भाव में शनि का। इनके लिए ये समय ऐसा समय है जब आपकी वाणी प्रतिभाशाली होगी, आपकी वाणी में चेंज आएगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, पैसा बढ़ने वाला है, तो गुरु आपके लिए ये सब करेंगे। नींद इनकी इस समय अच्छी होगी। धनु राशि को अगर नींद की प्रॉब्लम है तो नींद में अब आपको अच्छा होने वाला है। आध्यात्मिक होंगे, पूजा पाठ में इनका मन लगेगा, ये इनके लिए अच्छा होगा। प्रॉपर्टी या गाड़ी बंगले का योग इनके लिए पक्का बन रहा है। तो धनु राशि खुश हो जाओ, 12 राशियों में से आपकी प्रॉपर्टी या गाड़ी इस समय जरूर बनेगी। जो आप बनाना चाह रहे हो, जिसका आप स्वप्न लेकर के बैठे हो, वो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके कार्य क्षेत्र में। हो सकता है घर या गाड़ी ली लोन से, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा और कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आए जॉब या करियर में। अपने करियर को इस समय संभालो, यानी ईमानदारी के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ, पूरी तरह से अच्छे से काम करो, अन्यथा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। ये इनके लिए प्रॉब्लम का समय है। हनुमान जी की उपासना जितनी ये करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। वाणी इस समय इनकी बहुत अच्छी रहेगी, मिठी रहेगी, तो वाणी से हो सकता है जॉब में इनको अच्छा वो मिल जाए, करियर में। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी की उपासना करें, बेहद शुभ रहेगा। ओके, मकर राशि में। मकर राशि की अब बात कर लेते हैं। मकर राशि के सेकंड हाउस में राहु का गोचर हो रहा है, जहां पे शनि अब पहुंचेंगे। तो शनि पहुंचकर आपकी धन की स्थितियों को, विदेश में सेटलमेंट को बढ़ा देंगे, यानी अब आपका कुटुंब आपका फेवर करेगा। तो मकर राशि के लिए भी अगर देखा जाए तो मैं इस समय को बेहद शुभ देखती हूँ, क्योंकि मकर राशि के लिए यह समय शनि का आशीर्वाद दोबारा उनको मिल रहा है और यहाँ पे राहु भी है। बिल्कुल। अभी तक जो इन्होंने गलतियां की थी फैमिली को लेकर के, वाणी को लेकर के, कहीं ना कहीं अब वो इनकी गलतियां दूर होने वाली हैं। तो ये समय इनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पहुंच रही, आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनालिटी में एक ईमानदारी, एक प्रोग्रेशन, एक नॉलेज ग्रहण करने वाले हैं। तो ये समय मकर राशि के लिए जैसे ज्ञान को ग्रहण करना, मतलब ये नहीं कहूंगी कि किताबों से आप जिससे भी मिल रहे हो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, बहुत कुछ सुनने को मिला। आज सोशल मीडिया भी तो इतना सब कुछ ज्ञान दे ही रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गलत भी है, लेकिन ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि सारा गलत है, क्योंकि बहुत सही भी है। आज बहुत सारे मंदिरों के बारे में हमें, बहुत सी चीजों के बारे में हमें सोशल मीडिया से ही तो पता चलता है। जी बिल्कुल, जो प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। मैं अभी कुछ समय पहले नेपाल के एक पताल मंदिर में होके आई हूँ, जहाँ पे अंदर कितनी जमीन में जाके एक शिव मंदिर है। अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर जितनी अंदर आप जाते जाएंगे शिव मंदिर है, और बहुत सुंदर गुफाएं हैं, झरना भी है वहाँ पे, वाटरफॉल भी है। ओके। दूसरा, आप अगर गए हो महाराष्ट्र में, जहाँ पे प्रभु राम जी रुके थे, जहाँ पे सूर्पनखा का नाक का भी वो हुआ, तो वहाँ पे आप गुफाएं देखिए, क्या सुंदर जगह है। जी बिल्कुल। कामाख्या आप देखिए, है ना। आप 64 योगिनी जाइए, मतलब क्या बोलूं मैं। आप साउथ इंडिया में जाइए, साउथ इंडिया में नक्षत्रों के टेम्पल जाइए, आप कालहस्ती टेम्पल जाइए, बहुत सुंदर जगह है। ओके, मकर के उपाय में। मकर के लिए उपाय सिर्फ इतना रहेगा, जितना ये हो सके उतना केसर अपनी जीवा पर लगाएं, और जितना ये सरस्वती जी का मंत्र जाप कर ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वते नमः मम, यानी मुझे विद्या बुद्धि ज्ञान सफलता देही देही देही। अगर हो सके तो केसर से जबान पर ऐंग लिखे सुबह उठ के। ओके, तो इनके लिए ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। हम बात करते हैं कुंभ की। हाँ, अब कुंभ राशि पे आ जाते हैं। कुंभ राशि का 7.5 का लास्ट फेज है। कुंभ राशि में दोबारा उनका स्वामी एक तरह से वापस लौट रहा है वक्री कंडीशन में। कुंभ राशि के लिए यह समय अगेन पूरी तरह से सारे चिट्ठे खुलने का है, पॉजिटिव चिट्ठे भी और काले चिट्ठे भी। तो कुंभ राशि तो अब थोड़ी सी संभल जाए। अगर भाई की प्रॉपर्टी लेकर के बैठी है तो प्लीज अभी दे दो,
क्योंकि 27 के बाद देना भी चाहोगे ना तो शनि महाराज आपको बहुत दंड दे दे के वो तो दिलवा ही देंगे। जो भी आपने अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, साले सालियों के साथ पाप किया है वो हटा दो, खत्म करो, उससे माफी मांगो जा करके। तो ये समय आपके लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। सिर्फ साले साली और भाइयों से नहीं, अपने पार्टनर से भी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे नहीं रहे हो, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाए हैं, आप विदेशों में जा जाके गलत काम कर रहे हो, तो ये समय आपके सारे काले चिट्टे खुलने का है। हो सकता है आपकी ऐसी ऐसी बातें आपकी पत्नी के सामने खुल जाए या पति के सामने खुल जाए कि आप मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहो। तो प्लीज़ इस समय संभल जाओ, अन्यथा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इनके फेवर में आ रही है, वो आ रही है इनको गुरु का साथ मिल रहा है, कुंभ वालों को, कुंभ राशि वालों को। और ये इनके लिए फेवरेबल है क्योंकि कुंभ राशि के लिए गुरु की जो नवी दृष्टि जाएगी वो वाणी पर जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी से अपने टूटे रिश्तों को, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये इनके लिए अच्छी चीज़ है। उपाय, हेल्थ प्रॉब्लम इनको बढ़ेंगी, स्पेशली चर्बी और पेट की, ठीक है, ये इनके लिए प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा इनके लिए जो अच्छा रहेगा, करियर के लिए समय इनके लिए बेहद अच्छा है। जितना विदेशों से पैसा कमा सकते हैं कमा लो भाई। उतना कमा लो, जितना भाग दौड़ करोगे उतना इनके लिए अच्छा है। इनके लिए एक जगह बैठकर कमाना ठीक नहीं, अब इनकी भाग दौड़ बढ़ने वाली है जी। उपाय के तौर पे मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जितना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब कहेंगे कि राहु लग्न में विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़े? अरे जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो ना या आदि शक्ति की पूजा करते हो तो राहु भी शांत हो जाता है, क्योंकि ग्रहों की गति और मति तो आदि शक्ति के हाथ में है ना जी। या आप पीताम्बरा माता की पूजा कर लो। अगर आपको लग रहा है कि शत्रु बढ़ रहे हैं, मैं अपनी पत्नी को या भाई को, किसी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं, तो माँ पीताम्बरा की शरण में अभी भी चले जाओ, समय है। ओके, हम बढ़ते लास्ट राशि की तरफ, मीन राशि। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि का लास्ट स्टेज है, इसके बाद अगले साल वो नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन रेवती नक्षत्र में शनि का होना और वक्री कंडीशन में जाना ये पूरी तरह से बता रहा है कि आपके कर्मों का काला चिट्ठा खुलने वाला है। लेकिन मीन राशि अब थोड़ी सी बचाव में आ चुकी है, क्योंकि मीन राशि पर गुरु उनकी ही राशि का स्वामी दृष्टि डालने हुए बैठा है। तो अब मीन राशि को पहले से ज़्यादा प्रोटेक्शन, छतरी मिल चुकी है, जो उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस समय अपने नॉलेज को बढ़ाओ, जो गलतियां की है उसे साफ करो, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं इस समय जितनी कर सकते हो कर डालो। आप जितना मंदिर जाओगे, घूमोगे, उतना आपके लिए ये उपाय है। मंदिर जाओ और पहाड़ों पे जाओ, आप जाओ। कुंभ राशि और मीन राशि जितना पहाड़ों पे जाएगी मंदिर, उतना इनके लिए शुभ रहेगा। और इनके लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है वो इनको कहीं ना कहीं कमर से संबंधित, बैकबोन से संबंधित, हिप से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा ध्यान रखें, टेंशन रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएंगी, लेकिन पहले से कुछ कंडीशन इनकी बेटर होती हुई नजर आ रही है। तो मीन राशि अच्छी कंडीशन में जा रही है, धन की स्थिति मजबूत रहेगी इनकी, और जो अभी तक कार्य रुक रहे थे वो होने लग जाएंगे। तो ये अच्छा समय है इनके लिए। और उपाय मैम आपने बताई दिया? धार्मिक यात्राएं जितनी करें, तिलक मस्तक पर लगा के रखें, धार्मिक यात्राएं करें, गुरुओं को, टीचर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहें। आपके जो धर्म गुरु हैं, आपको मंत्र गुरु हैं, उनको कुछ वस्त्र, भोजन, उनके आश्रम में जाएं, जरूर जाएं, ये सब करें। ओके, अगर मैं इन शॉर्ट पूछूं आपसे, 12 राशियों में से किन को सावधान रहने की जरूरत है, किन किन को? सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगी तो मेष राशि थोड़ा सा सावधान हो जाए, कुंभ राशि थोड़ा सा सावधान हो जाए, और तुला राशि थोड़े सा सावधान हो जाए। तुला राशि के लिए बुरा नहीं है, तुला राशि को इसलिए मैं बहुत बुरा इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन बैलेंस, क्योंकि आपकी राशि ही बैलेंस का प्रतीक। तो इन 3 राशियों को सावधान रहना है। और इसके विपरीत अगर कहूँ मैं कि बल्ले 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 किन राशियों की होने वाली है? तो वो है कन्या राशि, वृश्चिक राशि। इन दोनों के लिए समय बहुत अच्छा है। ओके मैम, अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ, कोई भारत में ही कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है? बिल्कुल हाँ, आप देखेंगे कि 2027 में इसका पूरी तरह से बिगुल बच चुका होगा, कि जहाँ पे हम देखें कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ बनने वाली है जो पूरे तरह से नॉलेज को बढ़ाए आगे। क्योंकि अगर मैं विश्व गुरु के उस पे देख रही हूँ भारत को, तो ज्ञान तो यहीं से बहेगा ना। बिल्कुल, तो 2027 में ऐसा होगा। एक चीज और जरूर बड़ी भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। शुरू इसका बिगुल बच चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कलकत्ता तक, बिहार, यूपी, ये सब इसी बेल्ट में है। थोड़ा सा सावधान हो जाए। ओके, तो सावधान रहिए।
हमारा मोटिव डराना नहीं है, आपको सावधान करना है, सतर्क करना। सतर्क फिर आप करना है। कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में एक हाइप का बटन आया है, आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो आपका हाइप का बटन शो हो रहा होगा, हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये भी बताइए कि मैम की नॉलेज आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। नहीं और नहीं, बल्कि एक्चुअल आप में बताएंगे तो मुझे भी knowledge है। अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरे बारे में भी कमेंट जरूर जी करें। बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम मैम। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री राम।